किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भैया ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे नए ट्रैक्टर खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातों पे, और साथ में भाइयों नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे जड़ वाली सब्जियों की बिजाई पे, और जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांतों पर, और साथ में भाइयों करेंगे जो दूसरे समसायिक विषय हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, और साथ में भाइयों करवाएंगे मनोरंजन। और कार्यक्रम की शुरुआत करें भाइयों एक चर्चा तय नए ट्रैक्टर खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातों पर। किसान भाइयों, हम सब जाना है कि खेती बाड़ी के जितने भी काम हैं, सारे कामों में जो सबसे पहली जो हमारी ज़रूरत है वह है ऊर्जा और शक्ति की। क्योंकि खेती बाड़ी में हमने चाहे कोई भी काम करना हो, चाहे वो हमने कटाई करनी है, फसल की गाही करनी है, सफाई करनी है, खेत की तैयारी करनी है, बीज की बुआई करनी है, कोई भी काम हमने करना है, हर काम खातर हमने ऊर्जा की ज़रूरत पड़े है, ताकत की ज़रूरत पड़े है। और जो ताकत है वो हम नापे हैं, जिसने हम शक्ति कह लें या इंग्लिश में इसने हम पावर कह दें हैं। और इसने जो नापन की हमने इकाई रखी है वह है हॉर्स पावर। हाथ के जो औजार हैं या जो यंत्र हैं उन चलाने खातर हमने जो शक्ति का मुख्य स्रोत है वो है मानव की शक्ति, हमारी इंसान की शक्ति है भाइयों। और हमारी जो इंसानों की जो शक्ति है वो लगभग 0.1 हॉर्स पावर मानी जावा है। इसलिए भाइयों जो इंसानी जो शक्ति है उस तो हम खेती बाड़ी के सारे काम नहीं कर सकते, क्योंकि खेती बाड़ी के काम खातर हमने ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़े है। और अपना जो देश है भारत, वो तो शुरू से ही जो है पशुओं की संख्या के मामले में कह लो या जो पशुपालन है उसमें सब तो ऊपर रहा है। और हमारे जो मुख्य पशु हैं, चाहे वो बैल है, ऊँट है, भैंसा है, ये सब जो है खेती बाड़ी के काम खातर हम शुरू से ही जो है इस्तेमाल करते आए हैं, क्योंकि ये जो है शक्ति का एक बड़ा स्रोत है। एक जो बैल का जो जोड़ा है उसकी क्षमता वो है 1 हॉर्स पावर की। और जो खेती की जो खेती बाड़ी के जो जितने भी हम काम कर रहे हैं उसमें जो हमारे जो पशुधन है उनकी जो ताकत है वो भी हमने पर्याप्त नहीं रहती। कई काम ऐसे हैं जिसमें हमने जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा उठा कर लेकर जाना है, जिसमें हमारे पशु भी जो है वो कारगर नहीं हो पाते। तो ऐसे में जो है हमने कृषि जो शक्ति है उसके जो दूसरे और महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिस तरह की यांत्रिक शक्ति है या जो बिजली की ताकत है, उसका भी हम इस्तेमाल करना हमने शुरू करा, जो कि ट्रैक्टर हैं, इंजन है, या जो बिजली से चलने वाली मोटर हैं उसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं। और ये ईंधन को उपयोगी कार्य जो है ईंधन को उपयोगी कार्य में बदले हैं। और एक डीजल इंजन की जो क्षमता है वो 32 से 38% तक की हो है, और एक पेट्रोल इंजन की जो क्षमता है वो 25 से 32% तक की लगभग मानी जावा है। और जो खेती बाड़ी में भाइयों जो ट्रैक्टर है या जो हमारे पंप सेट है वो सब डीजल से चल रहे हैं। और अपने हरियाणा में तो भाइयों औसतन जो ट्रैक्टर की जो हॉर्स पावर है वो सामान्यतः 20 से 50 हॉर्स पावर तक ली जावा है। और इनका जो प्रचालन करना हमने खेत के जो काम करने हैं वो खेत के आकार पर, और जो मौसम है उसके हिसाब से, और जो मिट्टी की जो बनावट है, संरचना है, उसके आधार पर हमने अपने ट्रैक्टर का चयन करना है। पहली बात तो हमने ध्यान रखनी कि जो खेती के हमारे काम है उसका आधार क्या है। खेती बाड़ी के काम में भाइयों जिस तरह ट्रैक्टर की हमने ज़रूरत पड़े है, तो जो कि फसल की बुआई तक पहला और कटाई के बाद गहाई है, डुलाई है, उस समय तक सारे काम जो है अच्छे ढंग से हमारे निपट जाएं, उस खातर हमने ट्रैक्टर का जो ताकत है वो सही उस हिसाब से लेनी है। सामान्यतः भाइयों ट्रैक्टर का जो प्रयोग हम खेत की जुताई, बिजाई जो यंत्र है, निराई गुड़ाई के जो यंत्र हैं, फसल सुरक्षा के जो यंत्र हैं, या जो कटाई, गहाई और जो डुलाई के यंत्र हैं, उन चलाने खातर हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ट्रैक्टरों द्वारा जो स्थिर मशीन है या यंत्र हैं उनके पट्टे हैं, गिरनी चढ़ाना है, या जो उसमें पीटीओ की जो शाफ्ट है उन ताकत देने का काम ट्रैक्टर का है। तो हमने अपने ट्रैक्टर का चयन इस हिसाब से करना है कि जो हमारे जितने भी यंत्र हैं जो ट्रैक्टर पर चल रहे हैं वो उन सारे यंत्रों ने आसानी से चला सके, अच्छी तरह से चला सके। तो इस हिसाब से हमने अपने ट्रैक्टर की जो पावर है वह निर्धारित करनी है। दूसरा भाइयों, हमने जो खेती योग्य जो ज़मीन है उसके आधार पर भी अपने ट्रैक्टर का चयन करना है। किसान भाई जो है अपने खेत और जो दूसरे खेत के काम हैं उन खातर जो ज़रूरी हॉर्स पावर है
जो अश्व शक्ति है उसका आकार वाला जो ट्रैक्टर है वो हमने खरीदना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः जो है 1 हेक्टेयर खातर जो है एक ट्रैक्टर की 1 हॉर्स पावर वाली जो क्षमता है वो सही उपयोगी माननी गई है। यानी कि किसी भाई द्वारा जो है 2.5 से 3 किले हैं तो 1 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर जो है उसका खातर पर्याप्त माना गया है। या हम दूसरे शब्दों में यह बात कह सकते हैं कि 30 से अगर 35 एकड़ की जो ज़मीन है उसमें हमने 30 से 35 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो पर्याप्त रहेगा। और जो किसान भाई जो है बहुफसली और गहन खेती योग्य जो ज़मीन है वो ले रहे हैं, या फिर जो ज़मीन बहुत ज़्यादा है किसान भाई दो रहे हैं, तो वो अधिक हॉर्स पावर का ट्रैक्टर जो है उपयोग में लेकर आए हैं। क्योंकि जो बहुफसली है और जो गहन खेती योग्य जो ज़मीन है और जो अधिक ज़मीन है तो इसे में जो है कृषि के काम कम समय में हमने जल्दी पूरे करने हुए हैं, तो ऐसे में जो है ज़्यादा ताकत वाले ट्रैक्टर का हम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इसके अलावा भाइयों, खेत की जो किस्म है और सिंचाई की हमारी जो ज़रूरत है उसके आधार पर भी हम अपने ट्रैक्टर की जो हॉर्स पावर है उसका हम चयन कर सकते हैं। क्योंकि किसी किसी जगह पर तो भाइयों मिट्टी की जो अवस्था है और जो भूभाग की ट्रैक्टर के चयन पर काफ़ी प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि छोटे आकार के ट्रैक्टर जो है हल्की और बलुई मिट्टी में अधिक कारगर साबित हो हैं, जबकि जो दोमट है और जो चिकनी सख्त मिट्टी है उसमें ज़्यादा हॉर्स पावर का ट्रैक्टर जो है या जो बड़ा ट्रैक्टर है वो ज़्यादा उपयोगी रहेगा। साथ ही भाइयों, हमारे जो क्षेत्र की जलवायु है या जो भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर भी जो है हम ट्रैक्टर की जो ताकत है उसकी क्षमता है उसने निर्धारित करा है। क्योंकि जो शुष्क और गर्म जलवायु के जो क्षेत्र हैं उनमें वायु शीतलन यानी कि जो एयर कूल्ड प्रणाली वाले जो ट्रैक्टर हैं उनका उपयोग ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि भाप बढ़ने और उबलने की जो क्रिया में बार बार पानी की आपूर्ति की हमने जरूरत नहीं होगी। इसी तरह भाइयों, जो ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह है या जहाँ पर वायु का दबाव बहुत ज़्यादा है इसे क्षेत्र में वायु शीतलन प्रणाली वाले ट्रैक्टर का प्रयोग ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में पानी के जमने का खतरा बना रहा है। और इसके अलावा भाइयों, रख रखाव और निर्माता द्वारा सेवा के आधार पर भी हमने अपने ट्रैक्टर का चयन करना है। क्योंकि खरीदने के बाद ट्रैक्टर निर्माता द्वारा जो भी सेवा प्रदान करे जाए हैं या जो सुविधाएं हैं और निर्माता के जो उनका जो स्थायित्व है उसकी भली बात ही जानकारी लेना हमने बहुत ज़रूरी है। कि जिस ट्रैक्टर हम लेना गए हैं उसकी अगर हमें सर्विस करवानी है तो एजेंसी आसपास है नहीं है, उसकी जो भी कंपनी सेवाएं दे रही है अपने ट्रैक्टर के लिए वो सारी सेवाएं जो हैं उसके जो यंत्र हैं अगर कोई कल पुर्जा ख़राब हो गया कल ने तो वो असली कल पुर्जे हमने आसानी से मिल जाए, सही समय पर मिल जाए। तो इस बात का भी हमने अपना ध्यान रखना है कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहाँ पर जो ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है वो कितनी क्या सुविधा प्रदान कर रही है वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। और भाइयों, ऐसी स्थिति में यो विश्वास हो जाए कि भाई मरम्मत के लिए जितने भी आवश्यक पुर्जे हैं या जो विश्वसनीय सेवा हैं उनकी पूर्ति जल्द से जल्द हो जाए। क्योंकि भाइयों, औजार हैं या जो पुर्जे हैं उनके बारे में निर्देश की जो पूरी सूची है उपलब्ध कराना कंपनी का काम है। और इसके साथ ही जो चालक को इसके बारे में सारी उपयोग करने की विधि के बारे में भी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो भाई बात करी सही हॉर्स पावर का ट्रैक्टर हमने किस तरह खरीदना है और किन किन बातों का हमने ध्यान रखना है। और भाइयों, लेवा जानकारी मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। साथ ही भाइयों, आसमान साफ रहेगा, आसमान खुला रहेगा। और जिक्र कर ला भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम का, तो कल है भाइयों दिन रविवार और दिन रविवार ना हम लेकर हुआ कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारे गीत। और सोमवार न भाइयों अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे मिर्च की काश्त में सावधानी पर। और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे मोटे अनाज और उनके महत्व पर। साथ ही भाइयों लेंगे जानकारी फल उत्पादन में जैव उर्वरक की भूमिका पर। और अब करवाऊं भैया का मनोरंजन, सुनाइयो लोकगीत। रोवे मत ना माँ के जाए, आर रोवे मत ना राजपाट धन दौलत सारी खोवे मत ना, तेरा रोवे मत ना माँ के जाए, रोवे मत ना।
एक बार शक्ल दिखा दे मन है उस कंगला भाभी की। और मैं भी खुशबू ले लूंगा तेरे फूल गुलाबी की। और दरबारा में तो मन लादी भगत चोर शराबी की। अब सब राय मालम पाट गई तन मेरी खराबी की। सब राय मालम पाट गई तन मेरी खराबी की। तेरा लाख तरह समझाया बकरी, लाख तरह समझाया बकरी। रसों मतना रात पात धन दौलत सारी। भाई तारे गणते गणते अरे मेरी रात कट्या करती। अरे वो भी दिन से याद अरे मेरी बात कट्या करती। अरे सो बर कंगला के आता मेरी नात कट्या करती। रो दरबारा में मेरी गर्दन तेरे हाथ कट्या करती। दरबारा में मेरी गर्दन तेरे हाथ कट्या दखे जान बुझ के राम काटे। जान बुझ के राम कटे बोव मतना। रात पात धन दौलत सारी बोव मतना। आदम दे पे नो दशा भाई आती है हर साल। कोई दशा अनधन कर देता कोई कर दे कंगाल। जन्म दशा मेरे पे आई टेढ़ा पड़ा सवाल। घर घर बिकता खंड था तेरा तो पैसे मलाल। घर घर बिकता खंड था तेरा बतरे बटुए के दाम बरतरी। तेरे बटुए के दाम बरतरी। रटो है मतना रात पात धन दौलत सारी गोव मतना। का घास हुए पक्ष तू के समरण मसमल्यार। और सबका दास हुए पक्ष तू के समरण मसमल्यार। कति सत्यानाश हुए पक्ष तू के समरण मसमल्यार। कति परदा फास हुए पक्ष तू के समरण में समल्यार। परदा फास दखे मांगे राम तू चढ़े तवे पे। मांगे राम तू चढ़े तवे पे तो कोव मतना। रात पात धन दौलत सारी कोव मतना। रोव मतना रात पात धन ये तो
सुना भाइयों ने लोकगीत और गायक कलाकार भाई थे विक्रम फोगाट। और भाइयों अब करें चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत जड़ वाली सब्जियों की बिजाई पे। किसान भाइयों मुख्य तौर पर जो जड़ वाली फसल है वो है गाजर, मूली और शलजम। और बात करें भाइयों जिक्र करें गाजर का, तो जो गाजर की मुख्य जो उन्नत किस्म है उसमें है एक तो हिसार सिलेक्शन। यह किस्म भाइयों जल्दी बढ़ने वाली किस्म है और इसकी गाजर जो है वो लंबी जो है संतरी रंग की और पतली कोर आड़ियों हैं। और इनकी पैदावार किसान भाई जो है लगभग 118 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। और हिसार सिलेक्शन के अलावा भाइयों जो गाजर की जो दूसरी उन्नत किस्म है वो है पूसा केसर। पूसा केसर भाइयों यह जल्दी बढ़ने वाली देसी किस्म है और इसकी गाजर लंबी गहरे नारंगी रंग की हैं और इसकी जो पत्तियां हैं वो छोटी छोटी हैं। और इसकी पैदावार किसान भाई जो है 100 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। और भाइयों गाजर की उन्नत किस्म है वो है नैंटीज। या सर्दी की ऋतु की बढ़िया जो है पत्तेदार और अच्छी किस्म की जो है गाजर है और इसकी पैदावार किसान भाई जो है 80 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। बात करें भाइयों मूली की उन्नत किस्मों की, तो पूसा चेत की भाइयों अगेती। और इसमें जो मूली है वो बिल्कुल सफ़ेद दरमियानी लंबी लेकिन गोड़ और गर्मी और बरसात के लिए बहुत बढ़िया किस्म यह मानी जावे है। और किसान भाई जो है वो इसकी पैदावार ले सके हैं 60 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से। और भाइयों मूली की जो और उन्नत किस्म है वो है कल्याणपुर 1 या अगेती देसी किस्म है। और इसमें जो मूली है वो लंबी पतली और साथ में भाइयों इसमें अच्छी बढ़वार जो है मूली में देखने मिला है। और यह जो किस्म है भाइयों वो 45 से 50 दिन में तैयार हो जाए है और किसान भाई जो है 100 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार ले सका है। HR1 यह भाइयों मध्यम मौसमी किस्म है, लंबी सफ़ेद पतली मूली और 50 दिन में यह फसल पक के तैयार हो जाए और किसान भाई जो है 80 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से पैदावार ले सके हैं। मूली की भाइयों एक और उन्नत किस्म है वो है पंजाब सफ़ेद। यह एक जल्दी उगने वाली किस्म है और इसकी जड़ें चमकीली सफ़ेद और सीधी और कम तीखी हैं और इसकी जो सामान्य लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर और जो मोटाई है वो 3 से 4 सेंटीमीटर की हो है। और साथ ही भाइयों किसान भाई जो है इसकी औसत पैदावार जो है वो 100 से 120 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। जैपनीज़ वाइट यह भी एक जो है सर्दी के मौसम की और मैदानों के लिए अच्छी पछेती किस्म है और इसकी पैदावार किसान भाई जो है वो 80 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। और भाइयों मूली की और एक उन्नत किस्म है वो है वाइट आइसकिल। यह एक विलायती किस्म है जो कि लगभग 35 से 45 दिन में पक के तैयार हो जाए है और इसकी जड़ें सफ़ेद पतली और नरम हुए हैं और साथ ही जो गुद्दा है वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद हुआ है जो कि खाने में बहुत बढ़िया और जायकेदार हुआ है। बात करें भाइयों शलजम की, तो शलजम की जो उन्नत किस्म है वो है वाइट 4। यह एक देसी और जल्दी तैयार होने वाली किस्म है और इसकी जो जड़ है वो सफ़ेद और गोड़ हुए हैं। यह जो किस्म है भाई वो 60 दिन में पक कर तैयार हो जाए और इसकी पैदावार किसान भाई 80 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। पर्पल टॉप या वाइट ग्लोब यह एक भाइयों सर्दी के मौसम की किस्म है और मैदानी इलाकों में बहुत बढ़िया मानी गई है और इसकी पैदावार किसान भाई लगभग 80 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। बात करें भाइयों बिजाई के समय की, जो देसी किस्म है गाजर की, मूली की, जो शलजम की, वो तो किसान भाई ले सके हैं अगस्त से सितंबर तक। और जो पछेती किस्म है भाइयों वो जो यानी कि सर्दी के मौसम की जो है किस्म है वो अक्टूबर से नवंबर के महीने में किसान भाई उसकी बिजाई कर सके हैं जो कि वो जो है उपयुक्त समय इस समय चल रहा है। और बीज की मात्रा की बात करें तो भाइयों गाजर खातर 4 से 5 किलोग्राम, मूली और शलजम खातर भाइयों 2 से 3 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। और भाइयों बिजाई तक पहला एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जो बीज है उसने उपचारित जरूर कर लें और बीज ने भाइयों उपचारित करने खातर किसान भाई बीज ने बोने तक पहला बीज ने कैप्टान या थायरम 2.5 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से उपचारित जरूर करें। और साथ ही भाई दूरी की बात करें तो जो भी किस्में हम ले रहे हैं गाजर की, मूली की या शलजम की, उनमें कतारों
उनके लिए भाई कतारों के जो बीज का फासला है वो 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे का आपस में जो फासला है वो 9 सेंटीमीटर का रखें। और बात करें खाद की तो भाइयों लगभग 20 टन गोबर की गली सड़ी खाद, 24 किलो नाइट्रोजन और 12 किलो फास्फोरस की खाद 1 एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगी। और गाजर में हमने खास बात का ये ध्यान रखना है कि गाजर खातर भाइयों 12 किलो पोटाश 1 एकड़ के हिसाब से हमने देना होगा। और जो सभी खाद है वो बिजाई के समय पर खेत में हमने देनी है। और पोटाश देने तो भाइयों गाजर की जो जड़ है उसकी पैदावार और बढ़वार बड़ी अच्छी हुआ है। और गाजर में ज़्यादा पानी की हमने ज़रूरत नहीं होती, तो पानी जो है वो कम लगाओ गाजर में। और भाइयों इससे क्या होगा, क्योंकि अगर हम पानी ज़्यादा दे देंगे तो गाजर की जो जड़ है उसमें एक तरह से कह लो घटिया हो जाएंगी, उनकी जो पैदावार है वो अच्छी नहीं मिलेगी और जो बाजार में जो मूल्य है वो भी हमने फिर कम मिलेगा। और गोबर की जो खाद है वो अच्छी तरह से गली सड़ी हो, इस बात का भी हमने ध्यान रखना है। और जो जड़ खुल जाए तो उन जड़ा पे मट्टी भी हमने समय पर चढ़ानी है, इनकी समय समय पर अपनी फसल देखती रहनी है कि जो जड़ है वो अगर बाहर आ रही है मिट्टी तक तो उस पर हमने मिट्टी ढकनी है। और अगर कीड़े और जो रोग हैं उनकी रोकथाम खातर भाइयों, जिस तरह की एक तो जो कीड़े हैं उनके लक्षण की बात करें तो एक तो सरसों का चेपा जो कि दिसंबर तक मार्च तक जो है पत्तों की निचली सतह पर अनगिनत जुएं सी हमने दिखाई देंगी और रोगी पत्ते जो है उसमें मुरझे हैं। इसी तरह बंद गोभी की सुंडी है, इसके जो बच्चे हैं वो पत्तों पे निर्भर रहे हैं, पत्तों ने खा खा कर वो जिंदा रहे हैं। और जब ये बड़े हो जाएं तो ये सुंडी के रूप में फैलकर जो है सारे पत्ते ने ख़त्म कर दें हैं और पत्ते जो है छलनी की तरह दिखाई देने शुरू हो जाए हैं। इस तरह भाइयों बंद गोभी का सेमी लूप पर इसी समय पर यह भी आक्रमण करे है। और साथ ही साथ तंबाकू की जो सुंडी है यह भी अगेती फसल पर, और तो कभी कभी जो है तंबाकू की सुंडी सितंबर से नवंबर के दौरान भी भारी नुकसान पहुंचाता है। और डायमंड बैक मोथ, यो छोटी छोटी हरी सुंडियां जो हैं पत्ते न धीरे धीरे से जो इलावा ना गरम तो पत्ते पत्ते नीचे गिरनी शुरू हो जाए और जो पेड़ के पत्ते हैं उनमें ये छेद करते हैं। और इनका आक्रमण भी जो है अगस्त से दिसंबर के समय में ही खास तौर पर देखा जावे है। तो किसान भाइयों ने जो है इन बीमारियों को ध्यान में रखा है, इनका समय पर हमने उपचार करना है। और जो उन्नत किस्म हमने उनका जिक्र करा कि गाजर मूली की जो उन्नत किस्म है हमने वो कौन कौन सी लेनी है, तो ये तो जिक्र करा भाइयों जड़ वाली सब्जियों की बिजाई पे। इबले भाइयों जानकारी प्राकृतिक खेती में और प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांत जो है वो कौन कौन से हैं। तो भाई प्राकृतिक खेती आज की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो रासायनिक जो खाद है, जो इतना हम रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, उन सब की वजह से जो है हमारी खेती में आहार श्रृंखला में हर जगह जो है रसायन तेजी से बढ़ते जाने लग रहे हैं और उन्हीं से जो हमारे पशुधन में, इंसानों में सब में बीमारी आने लग रही है। तो इसके बचाव खातिर हमने जो है प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना होगा। और प्राकृतिक खेती का भाइयों जो पहला मूल सिद्धांत है वो है कि जो मिट्टी के जो जीवाणु हैं उनकी मात्रा, ज़मीन में उनकी उत्पादकता और जो ये मित्र कीट है, जो मित्र जीवाणु हैं उनकी संख्या हमने बढ़ानी है। ये जीवाणु मिट्टी, हवा और जो हमारे खेती के जो अवशेष हैं उनमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जितने भी पोषक तत्व हैं उन्हें पौधे तक पहुँचाने का काम करा है। इसलिए भाइयों मुख्य धारा में जो है कृषि वैज्ञानिक भी जो है मिट्टी के जीवाणुओं की जो घटती हुई संख्या है वह भी चिंतित है इससे। और कीटनाशक फसल के लिए हानिकारक कीटों के साथ साथ जो मित्र कीट हैं उन्हें भी खत्म करते हैं। इसलिए रासायनिक खाद है, जो रासायनिक कीट हैं, रासायनिक जो दवाई हैं उनका हमने कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि रासायनिक खाद भी जो है मिट्टी में जीवाणु के पनपने में बाधा पैदा कर रही हैं। इसलिए भाइयों हमने सबसे पहला काम यही करना है कि मिट्टी के जो जीवाणु हैं उनकी संख्या हमने बढ़ानी है। और इसके लिए भाई ज़रूरी है कि जो कीटनाशक हैं या जो रसायन हैं उनका प्रयोग हम धीरे धीरे कम करते चले जाएं और आखिर में जो हमने इसका प्रयोग बिल्कुल बंद करना है। और दूसरा जो मूल सिद्धांत है भाइयों प्राकृतिक खेती का कि बिक्री और खाने में प्रयोग होने वाले जितनी भी सामग्री हैं उनको छोड़कर खेत में पैदा होने वाली किसी भी सामग्री या जो बायोमास है, खरपतवार है, खेत बाहर नहीं जाने देना हमने। और जलाना तो हमने उनको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहीं पर भूमि को वहीं जो है उसने भूमि में ढकने के लिए खाद के रूप में हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। और शुरू में तो भाइयों जो पड़ोसी किसान से जो कृषि अवशेष है और गौशाला से जो गोबर लिया जा सकता है, बाद में जो है मिट्टी के जो जीवाणु बढ़ाने में जो बाहरी सामग्री और गोबर है उसकी भी हमने ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही भाइयों जो तीसरा मूल सिद्धांत है वो है कि खेत में जैव विविधता हमने लेकर आनी होगी, यानी कि केवल एक ही किस्म की फसल ना बोकर खेत में हमने समय समय पर
कई तरह की जो है किस्म की जो फसल है वो बोनी चाहिए। जैव विविधता या जो मिश्रित खेती है वो मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने में और जो कीट हैं उनको नियंत्रण करने में दोनों में ही सहायक सिद्ध हुए हैं। और जहाँ तक संभव हो सके भाइयों, हर खेत में फली वाली या जो दलहनी या जो कपास है, गेहूं है या चावल जैसी एक दाने वाली फसलों को मिलाकर बोएं, और दलहनी या जो फली वाली फसल है यानी कि जो कपास इत्यादि हैं उनकी भी एक ही किस्म ना बोकर बार बार जो है अलग अलग किस्म हम बोएं। इससे जो है मिट्टी की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी, मित्र कीट बढ़ेंगे और जो हमारा पर्यावरण है वो भी संरक्षित और सुरक्षित होगा। फसल चक्कर में भी भाइयों समय समय पर बदलाव करना बहुत ज़रूरी है, और एक ही प्रकार की फसल बार बार लेने से जो मिट्टी के कुछ पोषक तत्व बहुत ज़्यादा कम हो जाएं और जो दूसरे पोषक तत्व जिनकी ज़रूरत नहीं है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। यानी कि जो हमारी जो फसल, हम एक ही फसल बार बार ले रहे हैं तो उससे जो अनुपात है मिट्टी में पोषक तत्वों का वो सारा गड़बड़ हो जाए। इसी तरह भाइयों हमने बात ध्यान रखना है, जो इनकी जो चौथा सिद्धांत है वो है कि कोशिश करें कि मिट्टी न खाली ना छोड़ें। इसके लिए भाइयों अलग अलग जो है तरह की लंबी, छोटी, लेटने वाली या अलग अलग समय पर बोई जाने वाली या काटे जाने वाली जो फसल है वो हम ले सके हैं। और खेत में जो लगातार फसल बने रहने तय सूरज की रोशनी जो धरती पर भोजन और ऊर्जा का असली स्रोत है वो मुख्य तौर पर पौधे की जो पकड़ है उस तक पहुंच पावे, उसका पूरा प्रयोग कर सके, और इससे भाइयों ज़मीन में जो नमी है वो भी बरकरार रहेगी, बनी रहेगी। और जो पांचवा सिद्धांत है भाइयों प्राकृतिक खेती का कि खेत में प्रति एकड़ हमने कम से कम 5 से 7 अलग अलग प्रकार के पेड़ जरूर लगाना चाहिए। खेत के बीच में पेड़ों को 7 से 8 फुट के ऊपर ना रख होने देवें, उनकी छटाई कर दे रहे हैं, और उनके नीचे जो है ऐसी फसल उगावें जिनमें कम धूप की जरूरत पड़े। यानी कि हमने जो अपने खेत है जो खाली कर दिए हैं उनमें पेड़ नहीं रहे तो हमने अपने खेत में कम से कम 5 से 7 पेड़े तो लगाने हैं, और उन पेड़ों की ऊंचाई हमने लगभग 7 से 8 फुट तक ही रखनी है, उससे ज़्यादा ना होने देवें, ताकि जो है ज़्यादा क्षेत्र में उसकी छाया ना पड़े, तो उसका ऊंचाई कम रखनी है हमने। और खेत में भाइयों पेड़ होने से जो है मिट्टी की जो पानी सोखने की क्षमता वो भी बढ़े है, और मिट्टी की जो अक्षरण हो रहा है वो भी नहीं होगा। साथ ही खेत में भाइयों पेड़ होने से हमने सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पेड़ की जो गहरी जड़ है वो धरती के निचली परतों तक चली जाओ है, और टूटे हुए जो पत्ते हैं, फल फूल हैं, उनके माध्यम से भाइयों मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो भी बढ़ते रहे हैं। तो ये तो भाइयों जिक्र करा कि प्राकृतिक खेती करते हुए किसान भाई जो हैं किस तरह से अपनी मिट्टी ने भी सुरक्षित रख सके हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य ने अच्छा कर सके हैं, साथ ही साथ जो हमारी आहार श्रृंखला में जो ये रसायन है, जहर है, ये गुर्दे जान लग रहे हैं, बढ़ते जान लग रहे हैं, इन्हें भी हम नियंत्रित कर सके हैं। तो ये दुली भाई जानकारी प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांत पे। और भाइयों समय जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा आगे बढ़ने के लिए। इसी के साथ आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।